नमस्कार दोस्तों। हम लोग कैपिटल गेन को लेकर डील कर रहे थे और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रांसफर क्या होता है। कैपिटल गेन तभी एप्लीकेबल होता है जब ट्रांसफर होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर हम किसे कहते हैं। इसके अलावा मैं दो केस लॉ को डील करूंगा। उस केस लॉ से आप लोग टैक्स प्लानिंग को समझ पाओगे। कैपिटल गेन के प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग आपके लिए होगा और वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपको टैक्स मैनेजमेंट में, आपके टैक्स प्लानिंग में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए क्या होता है। कैपिटल गेन में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला कैपिटल एसेट्स और दूसरा ट्रांसफर। कैपिटल गेन एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका कोई कैपिटल एसेट्स है और उस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफर क्या होता है। देखिए सेक्शन 247 में ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है। ट्रांसफर के अंदर में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका सेल्स, एक्सचेंज और रिइंक्यूजमेंट ऑफ एसेट्स। सेल क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी आपने उससे सेल किया, आपका कोई ज्वेलरी आपने उसको सेल किया, तो ये ट्रांसफर होता है। दूसरा क्या होता है? एक्सचेंज। मान लीजिए मेरा एक घर है और मैंने क्या किया, वो घर मैंने किसी अदर को मैंने सेल किया और बदले मैंने उससे गोल्ड लिया और कुछ कैश लिया। तो इस केस में ये क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ और हम लोग इसको ट्रांसफर कहते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरा 1 करोड़ का घर है और मैंने बदले में उससे 2 किलो गोल्ड लिया। 2 किलो गोल्ड की कीमत हो गई आज के 1 करोड़ 60 लाख रुपया। 1 करोड़ 60 लाख का मैंने गोल्ड लिया और अपना 1 करोड़ का घर बेचा। अब मुझे ये बताइए कि इस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे लिए आपका सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा? मेरे लिए सेल्स कंसिडरेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2 kg गोल्ड। समझ गए? तो एक आपका हो गया सेल्स, दूसरा हो गया एक्सचेंज और एक आपका हुआ रिइंक्यूजमेंट ऑफ एसेट्स। मान लीजिए मेरा कोई एसेट्स था और किसी कारण से वो अब एसेट्स मेरा नहीं रहा, आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो ये जो रिइंक्यूजमेंट ऑफ एसेट्स है, जो एसेट्स मेरे पास अब नहीं रहा, इसे भी हम ट्रांसफर कहते हैं। एक बात और, सपोज कीजिए आपका एक घर है और आपने अपने उस घर को सेल के लिए गए, तो क्या होगा कि जो पार्टी आपसे बाई करेगा आपका घर, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? एग्रीमेंट टू सेल करते हैं कि मैं इस घर को मैं बेचूंगा। से फॉर एग्जांपल आपने एग्रीमेंट टू सेल किया 10 जनवरी को। समझ गए? उसके बाद क्या हो गया? एग्रीमेंट टू सेल 10 जनवरी को एग्जीक्यूट हुआ और 20 मार्च को पोसेशन दे दिया गया कि आप अपने घर का पोसेशन को ले लीजिए। जून में आपको उसका पैसा आपको मिल गया और अगस्त में आपका रजिस्ट्री हुआ। अब मुझे अब ये बताइए कि इस केस में ट्रांसफर कब माना जाएगा? जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा, या जिस दिन पोसेशन ले लिया गया उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा, या जिस दिन आपने पैसा लिया उस दिन, या जिस दिन रजिस्ट्री हुआ उस दिन? कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हो, ट्रांसफर किस दिन होगा? जिस दिन आपने पोसेशन लिया उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा। आपने जनवरी में एग्रीमेंट टू सेल किया, मार्च में आपने पोसेशन लिया, मई में आपने पैसा पे किया और जून में आपने रजिस्ट्री किया। तो आपका कैपिटल एसेट्स कब माना जाएगा? ट्रांसफर कब माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा मार्च में। जिस दिन आपने पोसेशन लिया उस दिन ट्रांसफर माना जाएगा। समझ गए आप लोग? तो बहुत लोग क्वेरी करते हैं कि मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ है, क्या ये पोसेशन माना जाएगा? आपने रजिस्ट्री यहाँ पर इमैटेरियल है। जिस दिन आपने चाबी हैंड ओवर कर दिया, जिस दिन अगला थर्ड पार्टी ने उसको पोजीशन पर ले लिया, उस दिन ये आपका ट्रांसफर माना जाएगा। उस दिन ये आपका ट्रांसफर माना जाएगा। क्लियर है? हम लोग इसके पहले 2 क्लास पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को लेकर डील किए थे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एचपीए मैंने क्या कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी
चार्जेबल कब होता है? जब आप ऑनर होते हो। अब एक बात आपके माइंड में उठ रहा होगा कि जिसने पोसेशन लिया उसने तो रजिस्ट्री नहीं किया। इसीलिए क्या कहा गया कि जब आप प्रॉपर्टी को पोसेस करते हो उस समय से आप डीम्ड ऑनर माने जाते हो एज पर सेक्शन 27। तो हाउस प्रॉपर्टी को जब आपने अपने अंदर में पोसेशन में ले लिया तब से आपका वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया, आप उसका डीम्ड ऑनर हो गए। एक्चुअल ऑनर तो तब हो गए जब रजिस्ट्री होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में कब हाउस प्रॉपर्टी को पोसेशन लिया गया, कब आपने उसको पोसेशन दे दिया, तभी कैपिटल एसेट्स और एचपी का डिटर्मिनेशन होता है। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट होगा तो काइंडली कमेंट में आप मुझे बताइएगा। सेकंड क्या होता है? एक्सटिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट। मान लीजिए मेरा कोई एक शेयर था लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर मेरे पास था। अचानक क्या हो गया? अचानक कंपनी लिक्विडेट हो गई और सारे के सारे शेयर का वैल्यू 0 हो गया। तो क्या हो गया? कंपनी लिक्विडेट होना, कंपनी का बंद हो जाना, आपका जो राइट था उस कंपनी के लिए वो भी क्या हो गया? एक्सटिंक्विश हो गया, वो भी आपका राइट खत्म हो गया। तो हम इसे भी ट्रांसफर कहते हैं। इसकी टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी हम किसी और वीडियो में डील करेंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही क्या होता है? कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। मान लीजिए आपका घर किसी हाईवे के बीच में पड़ रहा था या किसी कैनल के बीच में पड़ रहा था और गवर्नमेंट ने आपके घर को या प्रॉपर्टी को या जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गया। तो जैसे ही कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जाएगा हम उसको ट्रांसफर मान लेंगे। टैक्सेबिलिटी कब होगी वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। समझ गए? ऐसे ही क्या होता है आपका कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है और आप जिस घर में रहते हो आपने उसको बेचना शुरू कर दिया, आपने उसको भी अपने कैपिटल एसेट्स में आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड में ला दिया। तो जिस दिन जब आप उस घर में खुद रहते थे आपका कैपिटल एसेट्स था और जैसे ही आपने उसको अपने बिजनेस में ला दिया वो आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। समझ में आ गया? तो जैसे ही आप इसको स्टॉक इन ट्रेड में लाओगे ये भी आपका ट्रांसफर माना जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफर क्या माना जाता है? मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट में इशू होते हैं और एट पार में वो मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है। सपोज कीजिए 5 साल का आपको जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया गया तो प्राइस आपका 65 रुपीज है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है। तो जैसे ही आपका 5 इयर्स कंप्लीट होगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको वो 100 जो इसका फेस वैल्यू था वो आपको मिल जाएगा। ये इशू हमेशा डिस्काउंट में होगा। समझ गए? और ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड ये भी आपका ट्रांसफर माना जाता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि ट्रांसफर क्या होता है। एक और मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें क्या होता है ना, जो उसके मेंबर्स होते हैं उसको शेयर अलॉट किया जाता है। पूरा का पूरा जमीन प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव के नाम पर रजिस्ट्री रहता है और जो उसके मेंबर्स को शेयर मिलते हैं। ये शेयर क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। जब कोई कोऑपरेटिव को छोड़ता है तो वो अपना शेयर अदर को हैंड ओवर कर देता है। ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर जिसके थ्रू आपको राइट मिला है फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये जो आप राइट को ट्रांसफर कर रहे हो, ये जो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो फ्लैट का जो राइट है, जो ऑनरशिप का जो राइट है, उस राइट को जो आप ट्रांसफर कर रहे हो ये ट्रांसफर ऑफ राइट भी आपका ट्रांसफर माना जाएगा और इसके ऊपर फिर कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ गए? अच्छा, इसमें एक क्या होता है ना कि मैंने एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, अपने पुराने ज्वेलरी को देकर नया ज्वेलरी ले लेते हैं। हम लोग ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, अपने पुराने ज्वेलरी को देते हैं और बदले में सपोज कीजिए आपके पास 10 ग्राम का गोल्ड था, आपने 50 ग्राम में कोई एक ऑर्नामेंट्स बाई किया। आप क्या करते हो? 50 ग्राम के ऑर्नामेंट्स को बाई करते हो और जो आपके पास जो 10 ग्राम का जो ऑर्नामेंट्स है बदले में आप दे देते हो
ज्वेलर्स क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप क्या करते हैं, वो आपके पैसे को एडजस्ट कर लेते हैं, 50 में से 10 लेस कर लेते हैं, 40 प्लस मेकिंग चार्ज ये आपसे चार्ज करते हैं। ये जो आपने 10 ग्राम गोल्ड जो आपने सरेंडर किया, जो आपने सेल की, जो आपने एक्सचेंज में डाला, हम इसे भी ट्रांसफर करते हैं। इसके ऊपर भी कैपिटल गेन इंप्लीकेशन होता है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में मैं बाद में जाऊंगा। तो समझ गए आप लोग ट्रांसफर क्या होता है, सेल, एक्सचेंज, रिइंक्यूजमेंट ऑफ एनी एसेट्स। सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका हो गया रिइंक्यूजमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। थर्ड क्या हो गया, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर एनी लॉ। फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ क्या हो गया, जो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फिफ्थ क्या हो गया, फिफ्थ आपका हो गया जो मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। और एक क्या हो गया, एक आपका हो गया शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर्स इन फ्लैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सारे के साथ ट्रांसफर हो गए, ये सारे के साथ ट्रांसफर हो गए। बोर्ड में मैं मेंशन कर दिया हूं जो क्या क्या ट्रांसफर होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए अब करते हैं टैक्स प्लानिंग। मेरे कैपिटल गेन के प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग रहता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, और मैंने आपको कहा था कि आप गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसमें रह के आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। आज फिर एक बेहतरीन टैक्स प्लानिंग आपके सामने मैं बताने वाला हूं। ये टैक्स प्लानिंग आपको मैं कोर्ट के थ्रू, आपको कोर्ट के जजमेंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। एक केस हुआ था CIT वर्सेस बनवारी लाल कटारिया, नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस केस में क्या होगा, आप लोग चाहो तो इसको गूगल भी कर सकते हो। इस केस में क्या हुआ था, क्या होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बेटा या बेटी जो भी समझिए, तो जब उसका अन्नप्राशन होता है, या उसको क्या बोलते हैं, पहली बार बच्चा जब खाना खाते हैं, तो उसको चांदी की कटोरी में, चांदी के चम्मच में, चांदी के गिलास में सब कुछ खाना पीना दिया जाता है। वही बच्ची का जब शादी होता है, तो शादी में आप बहुत सारे चांदी के बर्तन, यूटेंसिल्स गिफ्ट करते हैं। पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को दिया जाता है, बेटी को या बेटे को दिया जाता है। अब ये इस केस में क्या हुआ था, जो SSC था उसके पास कुछ चांदी के बर्तन थे, और उसने चांदी के बर्तन को सेल किया। मैं आपको कैपिटल एसेट्स में बताया हूँगा कि ज्वेलरी के अंदर में गोल्ड, सिल्वर सभी आ जाते हैं। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट का बना हुआ जो रहता है। तो ये जो SSC थे, उनने क्या किया, चांदी के बर्तन को सेल किया, और उससे जो उनको बेनिफिट हुआ, SSC का ये कहना था कि ये मेरा कैपिटल एसेट्स है, सॉरी ये मेरा पर्सनल इफेक्ट्स है, ये मेरा स्टॉक है ही नहीं, और ये मेरा टैक्सेबल नहीं होगा। आपको क्या लगता है कोर्ट ने क्या व्यू दिया होगा, कोर्ट ने क्या व्यू दिया होगा, कमेंट में मुझे बताइए। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो चांदी के जो बर्तन होते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, कस्टम है, हैबिट है, ट्रेडिशन है कि माँ बाप अपने बच्चे को शादी में, जन्म के टाइम में चांदी के, सिल्वर के बर्तन देते हैं। ये जो सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं, ये सारे के सारे पर्सनल इफेक्ट्स हैं, और जो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं ये पर्सनल इफेक्ट्स हैं, और हम इसके ऊपर, हम इसे कैपिटल एसेट्स नहीं मानते हैं। इसके सेल होने से जो भी गेन अराइज होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट इन द कैपिटल गेन, नॉट इन एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। अब किसी के माइंड में ये चल रहा होगा, तब तो कोई अधिक पैसा वाला आदमी है तो गोल्ड का बर्तन देगा, अपने बच्चे को गोल्ड का चाहे चम्मच में खाना खिलाएगा, या फिर गोल्ड के बर्तन गिफ्ट दिए जाएंगे बच्चे को। कोर्ट ने ये कहा था कि गोल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है ऐसी होती है जिसमें आप खाना नहीं खा सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप डेली यूज में नहीं कर सकते हो। आप यदि उसमें कोल्ड में रख के यदि कुछ बनाओगे या खाओगे तो पॉइजनस हो जाता है। तो नॉर्मली हम लोग गोल्ड के इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोर्ट का ये कहना था कि ओनली सिल्वर यूटेंसिल आर ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट्स, गोल्ड को हम नहीं मानते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा
कि हम किसी के स्टेटस को नहीं देखेंगे, कोई पैसा वाला है या फिर कोई बहुत बड़े पैसा वाला है, हम उसके सोशल स्टेटस को नहीं देखेंगे, हम उसके फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं देखेंगे। और इसीलिए हम जो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उसको सेल करने पर हम सिल्वर के बर्तन को मैं पर्सनल इफेक्ट्स मानता हूं। और कोर्ट का ये जजमेंट था कि सिल्वर यूटेंसिल्स आर पर्सनल इफेक्ट्स। कुछ यदि गरीब भी है, गरीब माँ बाप भी है, फिर भी गरीब माँ बाप भी बच्चे को सिल्वर के गिफ्ट ही देते हैं। इसीलिए जो सिल्वर के जो बर्तन होते हैं, सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, उसे हम पर्सनल इफेक्ट्स मानते हैं, वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। टैक्स प्लानिंग आप लोग को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को टैक्स प्लानिंग समझ में आ गया होगा काइंडली कमेंट में लिखिएगा कि टैक्स प्लानिंग कैसे करना है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आगे देखिए, एक केस लॉ और है, ये आपका है एच राणा हेमंत सिंह। एच मतलब क्या होता है? हिज हाइनेस, एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो ये जो राजा थे, जो राज दरबार से जो राज घराने भी थे, तो क्या होता है ना, ये जो राजा थे ये प्रत्येक ईयर लक्ष्मी पूजा करते थे। लक्ष्मी पूजा में सोने के सिक्के, सोने के बार, सोने के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, चांदी के सिक्के, चांदी के बार, ये सभी पूजा में शामिल होते थे। बहुत सारे सोने के सिक्के रहते थे और इस पूजा को अटेंड करते थे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सब उस मीटिंग को अटेंड करते थे, सब उस पूजा को अटेंड करते थे। और उस बाकायदा उस पूरे पूजे माने जो भी इनके पास ऑर्नामेंट्स है, जो भी इनके पास गोल्ड कॉइन है, गोल्ड बार है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी कि इतने सारे सामान इनके पास है, इतना बड़ा राजा, इतना पैसा वाला राजा है, सबकी रिकॉर्डिंग होती थी। अब क्या हुआ होगा, राजा राणा हेमंत सिंह ने उस गोल्ड कॉइन को, गोल्ड बार को, सिल्वर कॉइन को, सिल्वर बार को सेल किया। और राजा का ये कहना था कि ये मेरा पर्सनल इफेक्ट्स है, ये मेरा नेचुरल हैबिट है, मेरा ट्रेडिशन है कि मैं पूजा करता हूं और मैं पूजा में गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल करता हूं प्रॉपरली। मैं इसका रिकॉर्डिंग सब प्रूफ मेरे पास है कि सारे के सारे पूजा में मैंने इस जो भी ऑर्नामेंट्स है या जो भी गोल्ड कॉइन है सबका मैंने इस्तेमाल किया था। ये सारे मेरे पर्सनल इफेक्ट्स है, ये सारे मेरे हैबिट्स में आते हैं। सो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन एराइज नहीं होगा। ये राणा हेमंत सिंह का ओपिनियन था, व्यू था। कोर्ट ने डिनाई किया, कोर्ट ने डिनाई किया। कोर्ट ने कहा आप जो ये पूजा करते हो ये अपना प्राउड को दिखाते हो, अपने प्राइड को शो करते हो, अपने वेल्थ को शो करते हो, ये कोई पर्सनल इफेक्ट्स नहीं हो सकता, ये कस्टम नहीं हो सकता। ठीक है, ये कस्टम नहीं हो सकता कि आप जो गोल्ड की जो पूजा करते हो और आप सब चीज को दिखा रहे हो, ये आपका अपना प्राइड है, ये आपका अपना वेल्थ है जो आप सबको दिखा रहे हो, दुनिया वाले को आप दिखा रहे हो, अपना स्टेटस को दिखा रहे हो। हम इसे पर्सनल इफेक्ट्स नहीं मानते। और जो भी आप सेल करोगे, गोल्ड का कुछ भी सेल करोगे, ये कैपिटल एसेट्स ही होगा, ये कैपिटल एसेट्स ही होगा। तो समझ गए आज के वीडियो का टैक्स प्लानिंग। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आया होगा काइंडली कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक वीडियो में कुछ नए केस के साथ में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।